तैयारी तो है, फैसला होना है कब, किस वक्त, किस दिन करना है। ये मुंह और मैसूर की दाल। हम तो बहुत जल्दी में हैं, मजीद इंतजार नहीं किया जा सकता। आपके 25 वोट कम होंगे। 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, बिखरी अपोजिशन एक मरतबा फिर से हुकूमत के खिलाफ यकजा होना शुरू हो गई है और अब की मरतबा वो तहरीक अदम एतमाद का मामला कि जिस पर पीडीएम के अंदर भी इत्तफाक राय नहीं हो पाया था, अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तफाक राय पैदा होना शुरू हो गया है। अयाज सादिक साहब ने एक बड़ा दावा किया है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर इत्तफाक हो गया है, तैयारी हमारी पूरी है, सिर्फ अब दिन का और वक्त का तयन करना है कि कब लेकर आनी है। और अयाज सादिक साहब ने यह भी दावा किया है कि मुल्क में फौरी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब जो कि हेड हैं वो भी राज़ी हो चुके हैं। तो क्या अब पीडीएम और पीपल्स पार्टी मिल के कोई ऑफेंसिव गवर्नमेंट के खिलाफ लॉन्च करने वाली? चूँकि तहरीकें तो चलनी है दोनों की, एक 27 मार्च को लॉन्ग मार्च होना है, एक 23 मार्च को, एक 27 फरवरी को होना है, लेकिन उससे पहले अदम एतमाद के मामले पर इत्तफाक राय होना अपोजिशन की जमातों का, ये गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। लेकिन क्या वो मतलूबा नंबर जो चाहिए अपोजिशन की जमातों को इन हाउस तब्दीली के लिए, क्या वो अवेलेबल कर पाएंगी? चूंकि इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर जो स्ट्रेंथ है गिवन, हुकूमत के पास 178 अरकान हैं जबकि अपोजिशन के पास 164 अरकान हैं। तो 172 अरकान अगर अपोजिशन पूरे कर लेती है तहरीक अदम एतमाद के लिए तो फिर खान साहब की छुट्टी हो सकती है। लेकिन क्या ये मुमकिन है या फिर कोई खुफिया हाथ फिर से आके गवर्नमेंट को बचा लेगा, जिसका जिक्र आजकल शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं? और नाज़रीन, दूसरी तरफ जब हम देख रहे हैं कि इस वक्त पीटीआई ने जो उनके अरकान, यानी जो बागी अरकान या पर्टिकुलरली वो लोग जो कि एक मुख्तलिफ राय रखते हैं, डाइसेंटिंग वॉइस रखते हैं पार्टी के अंदर, अब उन्हें कुचलने का एक पूरा उन्होंने एक तहिया कर लिया है। पहले नूर आलम साहब को पीएसी की रुकनीत से महरूम किया गया, अब अहमद जवाद साहब जो कि चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात है, आज उन्हें पार्टी की बुनियादी रुकनीत से ही फारिग कर दिया गया है। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? और सदारती निज़ाम की बहस जो है वो अभी भी जारी है। और आज फैसल जावेद साहब ने जो कि सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि अच्छा निज़ाम ही पाकिस्तान की तरक्की की ज़मानत है। और उन्होंने एक जगह पर यह भी लिखा कि निज़ाम अच्छा हो तो मुल्क तरक्की करता है। तो क्या ये निज़ाम अच्छा नहीं है कि जिससे मुल्क की तरक्की नहीं हो पा रही? और क्या वो उनका इशारा सदारती निज़ाम की तरफ है? ये भी आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही है हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, रुकने सूबाई असम्बली है। हमें ज्वाइन कर रही है शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, सूबाई वज़ीर हैं सिंध में। और अमजद खान न्याजी साहब में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं लॉन्ग मार्च से पहले ही जो अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की जमातों में इत्तफाक राय पैदा हो रहा है। अयाज सादिक साहब जिन्होंने अपनी एक मुस्कुराहट से मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी का इशारा दिया था, वो वापसी तो ना हुई। अब वो तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की जमातों के दरमियान इत्तफाक राय और अपनी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हैं। ज़रा ये दावा सुन लें। अदम एतमाद के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? तैयारी तो तकरीबन है, फैसला होना है कि वक्त कौन सा सही है, मौजू वक्त कौन सा है, कब, किस वक्त, किस दिन करना है। विद इन पीटीआई भी कुछ लोग आपके साथ हैं, राब्ते में हैं? हैरान कुन तादाद है। अयाज सादिक साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि पहले जो नून लीग का एक उनकी स्ट्रेटजी थी कि मुल्क में फौरी इंतखाबात होने चाहिए, वो कहते हैं जरदारी साहब भी इस पर रजामंद हो गए हैं। वो राजा अशरफ साहब को गवाह बना के वो कह रहे हैं कि वो भी मौजूद थे मौके पर। जरदारी साहब ने एग्री किया है कि इस असम्बली में नई गवर्नमेंट कोई नहीं लेगा। ज़रा ये भी सुन लें। मैं कोट कर रहा हूँ, जरदारी साहब ने मुझसे जो बात की, उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट में आके जो हुकूमत लेगा वो तो अपने आप को भी ख़राब करेगा। जरदारी साहब ने मुझे राजा परवेज़ अशरफ साहब की मौजूदगी में ये बात की। तो हिना परवेज़ भट्ट साहबा ये जो बात कर रहे हैं सरदार अयाज सादिक साहब, वो बड़ी मुबहम सी बात करके एकदम से निकल जाते आगे। लास्ट टाइम उन्होंने कहा कि मेरी मुस्कुराहट बता रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आएंगे और मैं उन्हें ले जाने के लिए जाऊँगा, लेकिन उसके बाद कुछ भी ना हुआ। आज उन्होंने एक नई जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया सबको कि तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। टाइम उसका क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, वो वक्त आने पे बताया जाएगा कि वो कब आएगी। वो भी फाइनलाइज नहीं हुई। ये आएगी तहरीक अदम एतमाद या सिर्फ उन्होंने एक और छोड़ दिया है? शोशा जनाब देखिए, आई थिंक अयाज सादिक साहब जो हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। पीटीआई के बहुत से अरकान हैं जो पीएमएलएन के और ऑपोजिशन की बाकी जमातों के साथ हैं, और
तहरीक अदम एतमाद ज़रूर आएगी, उसका राइट टाइम डिसाइड होएगा। 25 को PDM का जो है वो इजलास है और उसमें ये सब चीज़ें तय होंगी और ये बिल्कुल सही है। आई एग्री दैट द राइट टाइम विल बी डिसाइडेड। तो एयाज सादिक साहब ने सही बात की है, इसमें कोई गलत बात नहीं की। वो राइट टाइम क्या है? शोषण छोड़ने की बात जो आप कह रहे हैं, हम ये PDM की मीटिंग का आप इंतज़ार करें और उसमें हमारे जो रहनुमा हैं सीनियर वो डिसाइड करेंगे और बहुत ही जल्दी आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट मूव क्या है जॉइंट ऑपोजिशन की। लेकिन शोषण छोड़ने वाली बात आपने बहुत अच्छी की। जी जी जी, आप बात मुकम्मल कर लें। जी, मैं एक बात आपकी कह रही हूँ, जो आप सेनेटर फैसल जावेद की आपने बात की, तो शोषण छोड़ने वाली ये मैंने भी कल से देखी है कि ये सदारती निज़ाम वाला शोशा कौन छोड़ रहा है। तो इमरान खान साहब तो इस एजेंडा पे आए थे कि उन्होंने 18वीं तरमीम को किसी तरह ख़त्म करना है, लेकिन वो 2/3 मेजॉरिटी ना ले सके और इस वजह से अब मुझे लग रहा है कि वो जो है इस शोशे को छोड़ने की जो है वो हलचल कर रहे हैं। लेकिन तो है ना, वो तो खान साहब तो पार्टी तर्जुमानों के इजलास के अंदर भी बड़ा वाजे कर चुके हैं कि मेरा इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है सदारती निज़ाम के हवाले से। और दूसरा फ़ारूक हबीब साहब भी जो कि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं वो भी वाजे कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ का ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है, वो उनका मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है, उनकी ख्वाहिश नहीं है सदारती निज़ाम की। लेकिन फैसल जावेद साहब ने कुछ जिक्र किया कि निज़ाम की तब्दीली से मुल्क तरक्की करते हैं, लेकिन उन्होंने सदारती निज़ाम का जिक्र नहीं किया। अपनी कौन से निज़ाम की बात मैं यही बात कर रही हूँ कि देखिए, इमरान खान साहब जो हैं वो अपने आप को नाअहल नहीं कह रहे, वो अपनी काबीना को नाअहल नहीं कह रहे, वो निज़ाम को नाअहल कह रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि आप देख लें कि इमरान खान साहब ऊपर भी फेडरल में भी हुक्मरान है और नीचे इनकी KPK में भी इनकी हुकूमत है, पंजाब में भी इनकी हुकूमत है और बलोचिस्तान में इनके इत्तेहादी हैं। तो अभी भी वो कहते हैं मेरे पास पावर नहीं है, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा। पहली चीज। दूसरी बात, बिल्कुल ये गलत बात है कि ये शोशा इन्हीं की तरफ से आ रहा है, क्योंकि जो हाइब्रिड निज़ाम, जो हाइब्रिड रजीम में सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लेके आए, उनको पता चल गया इमरान खान साहब तो अब फेल हो गए। तो इरादा दैन इमरान खान को हम कहें कि फेलियर, हम निज़ाम को ही कह दें वो फेलियर है। मैं बिल्कुल इस बात पे आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे नहीं, सबर एक सेकंड, सदारती निज़ाम हमने लास्ट 4 टाइम्स इस मुल्क में लगा के देख लिया, हमने डिक्टेटर्स में भी देख लिया, सदारती निज़ाम जो है वो नाकाम हुआ। पाकिस्तान जो है एक फेडरल कंट्री है, उसमें प्रोविंसेस है पार्लियामेंट्री निज़ाम के और इसके अलावा कोई निज़ाम जो है ना वो चल नहीं सकता। यही आप कह रही है कि गवर्नमेंट नाकाम है, निज़ाम को ब्लेम मत किया जाए। शैला रज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? और इमरान खान साहब देखिए मिनी बजट में, लास्ट में बात कंप्लीट कर लूं कि मिनी बजट में ये बड़ी तालियां बजा रहे थे कि हमने जो है वो नंबर पूरे कर लिए, लेकिन इनकी जो इनकी प्रॉब्लम्स है वो भी आपको नजर आएंगी जो एयाज सादिक साहब ने कह दिया। मैं नंबर पे जरा आता हूं। शैला रज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। ये जो बात कर रही है ना परवेज भट्ट साहिबा के नंबर जो है, हम बता देंगे कि नंबर हमारे पास क्या है इस वक्त जो नेशनल असेंबली में नंबर गया, मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। 178 स्ट्रेंथ है गवर्नमेंट की और इत्तेहादियों की, यानी कि मिला के 164 है अपोजिशन की। यानी आपको अभी भी 8 अरकान चाहिए आपको इस गवर्नमेंट को डिसलॉज करने के लिए या खान साहब की छुट्टी करने के लिए। लेकिन शेख रशीद साहब एक दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ले क्या है अदम एतमाद, आपके साथ वही काम होगा जो चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे हुआ था। जरा सुन लें। अदम एतमाद अपना मुंह देखें, ये मुंह और मैसूर की दाल। फिनांस बिल में आपके 12 कम थे, आपके 25 वोट कम होंगे अगर आपने अदम एतमाद की बात। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान की हुकूमत अपोजिशन की जड़ों में बैठ गई है। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। जी शैला रज़ा साहबा, ये जो फिर तहरीक अदम एतमाद की बातें हैं, मेरे ख्याल से ये फिर हवा में ही रह जाएंगी। वो आपके 25 बंदे शॉर्ट होने की बात कर रहे हैं शेख साहब। अच्छा, अब ये कि शेख साहब को तो आप समझते हैं कि एक पार्टी का एक बंदा जीत के इतना पावरफुल है कि रेलवे तबाह करने के बाद 100 से ज्यादा जो है एक्सीडेंट के बाद अब वो वजीर दाखिला बना है और आज उसने ये बात एक्सेप्ट कर ली
कि 35% दहशतगर्दी बढ़ गई है और यहाँ पर भी मतलब कह सकते हैं कि नियरेस्ट टू 50% नाकाम। और अब वो जब ये इस तरह की बात करते हैं और अपने सोलो प्रोग्राम करवाते हैं तो बात तो सही है ना। अगर आमिर खान जैसे लोग जो हैं वो ये आकर कहें कि भाई हमें जबरदस्ती लाया गया है, आमिर लियाकत लाए हैं जी, आमिर लियाकत सॉरी, और जब सेनेट का इलेक्शन हो तो ये आवाज आए ये तो उड़ गया और फिर वो आवाज खत्म हो जाए, तो ये सारी बातें कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे 2 इलेक्टेड वजीर आजम को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई, घर भेजा गया, तो इस आदमी को तो पूरा बिठा के करा जाएगा सारे काम जो लेने हैं इससे। असल बात यह है कि आप ऑपोजिशन के नंबर और उनकी जड़ों में बैठने के बजाय काश अवाम के दिलों में बैठते, काश आपको मालूम होता कि आज जो है वो दूध से लेकर, चीनी से लेकर, डबल रोटी से लेकर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपने मिनी बजट के बाद 17% टैक्स लगा। लेकिन चला रज़ा साहबा, ये जो आपने हवाला दिया आमिर लियाकत को एहतमाम से लाने वाला बाकी चीज़ों का, तो फिर इस मरतबा ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा तहरीक अदम एतमाद में कि वो चीज़ें रिपीट नहीं होंगी? शेख साहब तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वही कुछ होगा जो पहले हुआ आपके साथ। देखिए, हमारा काम है कोशिश करना और लोगों को हिम्मत दिलाना, और जहां तक बात है इनके इत्तेहादियों की, तो इनके इत्तेहादियों के मुंह से क्यों नहीं निकल रही कि कितनी महंगाई हो गई? आवाज नहीं आ रही कि LNG ली किसी मुल्क से और पाकिस्तान के अवाम को धोखा दिया कुछ और। आवाज नहीं निकल रही कि क्या सूरत हाल है कि वो एक सर उठा लें, बल्कि इनके इत्तेहादी सिंध में लसानियत फैला रहे हैं। इनके इत्तेहादी जो हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि जो है हमें जो है सिंध में जो है सिंधियों का कब्जा मंजूर नहीं है। तो जो ये बातें की जा रही है वो उस पे आते हैं जरा नजर में जो ऑपोजिशन है उस पे शाला रज़ा साहब मजीद बात भी करेंगे उस पे जरा। सूबे में हुकूमत है, वहां पे उसे डिस्टर्ब करने के लिए इंतहाई घटिया जो है हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि 1 मार्च आप करेंगे कराची से इस्लामाबाद की तरफ, 1 मार्च हम करेंगे कराची की तरफ इंटीरियर सिंध से। वो सेम डे कह रहे मार्च होगा, रास्ते में कहीं मुलाकात भी शायद हो जाए। अहमद जनाब अमजद न्याजी साहब, जरा वापस आके इस पर जरा बात कर लेते हैं। जरा न्याजी साहब को मैं जरा शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। न्याजी साहब, अब लॉन्ग मार्च तो होना ही है, पीपल्स पार्टी ने करना है 27 फरवरी को और PDM ने करना है 23 मार्च को। उससे पहले शायद दोनों की तारीख जो है वो एक इकट्ठे दोनों मिलकर कोई लॉन्ग मार्च करें। लेकिन लॉन्ग मार्च से पहले जो आपके लिए बुरी खबर है वो ये है कि अदम एतमाद के हवाले से जो दावा किया जा रहा है कि तैयारी मुकम्मल हो गई है और बंदे आपके कह रहे हैं कि साइजेबल नंबर आपका जो है वो तहरीक इंसाफ से बंदे शॉर्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको घबराना पड़ेगा थोड़ा सा, या इसकी जरूरत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर, पहली तो बात ये है कि डे 1 से जो है ना, ये हर किस्म के हरबे इस्तेमाल कर चुके हैं। पाकिस्तान डेकेट मूवमेंट जो है, कभी तहरीक अदम एतमाद लाए सेनेट में, फिर इन्होंने अपने मार्च भी पूरे पाकिस्तान में कर लिया और आखिर में वो मार्च भी फेल हो गया। असम्बली में भी अपने बाजू आजमा लिए। ये पुरानी तनख्वाहों पे काम करते रहेंगे। बाकी पॉलिटिक्स है, इलेक्शन आगे 2023 है, उसके लिए इन्होंने कुछ तो बताना है, अपनी चोरी छुपानी है। जो इन्होंने लूटा हुआ माल है उसको किसी न किसी तरीके के साथ उसके पीछे छुपना तो है ना। ये सिर्फ इशू क्रिएट करना है। न्याजी साहब, इस मरतबा शायद हालात वो पहले वाले ना हो, चूंकि अदम एतमाद वो मामला है कि जिसपे पूरी PDM में इत्तेफाक की राय नहीं हो पा रहा था। जब ये इकट्ठे हुए यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में सेनेट में, आपको एक सरप्राइज दे चुके हैं। मैंने कैपेबिलिटी रखते हैं आपको सरप्राइज देने की। मैंने कहा ये कब अलग थे, ये मुका की पार्टियां हैं, ये पहले भी इकट्ठे थे, ये एक दूसरे को सड़कों को घसीटते रहे, कोई पेट फाड़ता रहा, कोई दरिंदा कहता रहा, कभी ये एक दूसरे को कहते रहे कि जी ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं। आपकी पार्टी को, आपकी गवर्नमेंट को घसीटने का प्लान है फिलहाल। यार समर, एक तो सुन ले, मैंने कहा ना कि ये सब पुरानी तनख्वाही पे काम करेंगे। ये सारे हरबे इस्तेमाल कर चुके, कोई नया तरीका ढूंढे। और ये 2023 का जो इलेक्शन है उसके लिए ये तैयारी कर रहे हैं। उन्हें मालूम है हमने माल पचाना है। माल अभी देखे, इकोनॉमी जो है स्टेबल होने के बाद रिकवरी में है
और इनको मालूम है कि इमरान खान जो है जिस तरीके के साथ अगला 1.5 साल और बेहतरीन चल गया तो इनकी सियासत का मकुट ठप्पा जाएगा। तो ये कहानियां डालते रहेंगे, लोगों को जो है वो कहानियां भी सुनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम जो है इनकी आजकल तो ज्यादा पॉपुलर कहानी नियाज़ी साहब वो सदारती निजाम वाली है, जिसपे आज भी फैसल जावेद साहब का आपके सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कह रहे हैं कि अच्छा निजाम ही पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है। इमरान खान निजाम की दुरुस्तगी और आवाम की कामयाबी के लिए भरपूर जद्दोजहद और मेहनत कर रहे हैं। निजाम अच्छा हो तो मुल्क तरक्की करता है। तो ये किस निजाम की बात कर रहे हैं? ठीक बात की है। उन्हें को मैं सदारती हवाले से बात नहीं की, हाँ, उन्होंने सदारती का जिक्र नहीं किया, लेकिन इस निजाम पे उनके ट्वीट पे मुझे कोई अदम एतमाद नजर आ रहा है। यार समर अज्यूम मत करो ना, अज्यूम मत करो। देखो निजाम गल सड़ चुका था और गले सड़े निजाम में से हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि करप्ट ज़दा निजाम था, माफिया छा चुके थे, उनके खिलाफ एक जदोजहद है, उससे बेहतरी की तरफ जो हमने कदम बढ़ाया है। मुश्किल आप तो माफिया को हरा ही नहीं सके, आगे भी आएंगी माफिया के। देखे ये भी तो देखो ना कि माफिया को एक्सपोज तो हो गया ना। आज जितना भी माफिया था पाकिस्तान के सामने अब हमने ला खड़ा किया है ना, हमने बताया है कि कौन क्या है, क्या कर रहा है, क्या माफिया के खात्मे का मैंडेट आपके पास, एक्सपोज करने का नहीं था। मेरी बात सुने ना, दोनों बातें हैं ना, दोनों बातें हैं ना, है ना। अपने बारी पे कर लेना, हौसला करो ना, सुन लिया करो, थोड़े सुनने की हिम्मत भी, हौसला। देखे माफिया जो है वो इतनी आसानी के साथ जो है हार मानने वाला हमें पता है नहीं है, लेकिन चूंकि वो जड़ पकड़ चुका था, पूरी तरह निजाम के ऊपर काबू पा चुका था, इन्होंने बहुत सारी चीजें जो अपने हाथ में ली, तो उसके खिलाफ एक लोग उठ खड़े हुए और वो 10 अरब की करप्शन खत्म हो गई है जो रोजाना होती थी। पहली सीढ़ी थी क्या, वो जो रोजाना 10 अरब की करप्शन होती थी वो भी खत्म हो गई है क्या समर? तो ये भी तो देखो ना कि आपके सामने इन लोगों के चेहरा भी तो दिखा दिया है ना, खत्म नहीं हुई। तो ये भी देखो कि क्या वो आपके सामने नहीं खड़े हो गए? चेहरा दिखाने का मैंडेट नहीं था नहीं, बिल्कुल अंदर भी डालने का मैंडेट है, उसके लिए दायरे हैं, उसके लिए हमने जो चीज रिक्वायरमेंट थी, यानी कि ना डील देने की ना डील देने की, वो भी तो हमने पूरी की है ना। अब बाकी काम इदारे एहतसाब के, वो हमारा देखो जो निजाम है, जो हमारी लड़ाई जो है, तो ये लड़ाई जो है, ये मार्च करने जा रहे हैं, ये तहरीक दमाद लाते हैं, तो ये किस लिए है ना, अपनी चोरी छुपाने के लिए। चले तो कौम का गम तो नहीं खाया जा रहा ना। जी हिना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? क्विकली जरा। गरेबां, दस्तों गरेबां थे। चले आज नियाज़ी साहब ने बिल्कुल सही की। हाँ, नियाज़ी साहब ने ये बात बिल्कुल सही की कि माफिया एक्सपोज हो गया, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके 3.5 सालों में माफिया बिल्कुल सामने एक्सपोज हो गया। आटा चोर, चीनी चोर, रिंग रोड स्कैंडल के चोर, अदबियात स्कैंडल के चोर, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी रिसेंटली जो कोरोना फंड में भी आप लोगों ने पैसा खाया, और यहां तक पता चल रहा है कि सोशल मीडिया टीम को कोरोना फंड से पैसे जा रहे हैं। इसके ऊपर भी जरूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ऑडिटर जनरल ने कहा कि फेडरल में भी कोरोना फंड में पैसे खाए गए और केपी में भी पैसे खाए गए। एक दूसरी बात इन्होंने की कि अगर इमरान खान बेहतरीन चल गया, तो ये तो अब पता चल गया है कि 3-3.5 साल में इमरान खान बेहतरीन नहीं चल सका, इसीलिए तो निज़ाम अब खराब है। पहले कहते थे मुझे जो है वो लोग सही नहीं मिले, मुझे मुल्क सही नहीं मिला, अब के रश हो गया मुझे निज़ाम सही नहीं मिला। तो बात यही है, जो ये निज़ाम की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो इमरान खान साहब को लेके आए थे 18th अमेंडमेंट के ख़त्म करने के लिए, और 2/3 मेजॉरिटी ना ला सके। इस वजह से अब इनको लगता है कि निज़ाम के हम नए शोशे छोड़े। और आपने स्टार्ट में शेख रशीद की बात की, मैं देखें नाम आप शेख रशीद साहब बहुत क्लियरली लेते हैं, उनसे ही कहें कि नाम ले ले। वो किसी हाथ का जिक्र करते हैं, वो किसी के हाथ का जिक्र करते हैं कि वो खान साहब के सर पे है, नून लीग चाहती है हमारे सर पे हो, लेकिन उनके गिरबान में ही रहेगा, सर पे नहीं आएगा। देखिए हमारी तो पार्टी जो है वो सवाए अवाम के वोट नहीं। मैं एक लास्ट कमेंट ऐड कर लूं, शेख रशीद साहब अगर अपनी मिनिस्ट्री पे कंसंट्रेट करते ना और बैठ के शरीफ खानदान को प्लस माइनस करने के ऊपर तवज्जो ना देते, तो शायद मरी जैसा इंसिडेंट ना होता। इमरान खान साहब अगर काबीना में बैठ के सवाए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बात ना करते, वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब भी किसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि
वो सवाई तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बात ना करें। लेकिन है ना, और ये अपने जो काम पे शाह महमूद concentrate कुरैशी साहब तो ये करें। कह रहे हैं, और शाह महमूद कुरैशी ठीक है, वो तो ये कह रहे हैं, वजीर खजाना ना बने और पार्लियामेंट में खड़े होकर वो ये कह रहे हैं, अगले वजीर आजम बनने की पायलट नहीं वो अपने वज़ीर आज़म की तो नहीं, वो एक और वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक और वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2023 तक तो कुछ नहीं होने वाला, 2023 में भी अपोजिशन को कोई बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। यहाँ निज़ाम की बात कोई नहीं, किसी निज़ाम के तहत वो किसी सरप्राइज की बात कर रहे हैं, जरा सुन लें। हसरतें ऐसी हैं जो हसरतें रह जाती हैं। ये टर्म मुकम्मल होगी और मैं ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। बहुत से चेहरे मुरझाए हुए, मायूस दिखाई दिए। 2023 में भी आपको सरप्राइज देंगे। आपको हैरानकुन लग रहा है पर सरप्राइज देंगे। तो शैला रजा साहिबा वो कह रहे हैं चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं मुझे पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन की वो बात कर रहे हैं, और वो 2023 तक तो वो कह रहे हैं हम हैं ही हैं, 23 में भी आपको सरप्राइज देंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। अच्छा, बात ये है कि वो इसी मार्च में इनको सरप्राइज मिलेगा। ठीक है जी शैला साहिबा। इनकी एक रैली भी निकलेगी। एक ऑपोजिशन पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका धरना भी हमने देख लिया मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने। हाँ, टीवी को बड़ा नजर आता है कि 25वें रोज जारी है और 22वें रोज के उसमें कितने लोग होते हैं। जस्ट मेरे ऑफिस के सामने है और किसान रैली नजर नहीं आती, किसी चैनल को उसको दिखाने की इजाजत नहीं है। अब ये जो सरप्राइज की बात है ना, ये ऐसी बातें कर सकते हैं पर्सनल अटैक करके, क्योंकि जब ये एतराफ वजीर दाखिला की तरफ से कर लिया गया कि हाथ है हमारे सर पे, तो भाई आप निजाम को खराब कहने में आपका मुंह फालिज होना चाहिए, क्योंकि आपको तो पूरा एक सिस्टम बना के दिया है। जिनको आपने कातिल कहा अपनी शेखी में, जिनको सब कुछ कहा, उनको आपके बराबर बिठा के उनके मुंह में एल्फी डाल दी गई है। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि जी हमें निजाम अच्छा नहीं मिला। तो अब ये है कि निजाम अच्छा जब हो सकता है जब अकेले इमरान खान दुनिया में जिंदा रह जाएं, उनका नाम निजाम सक्का रख दिया जाए, वो अपने ही जो है मश्क के टुकड़ों से जो है, अब ये तो मश्क से नहीं करेंगे, बैट तोड़ तोड़ के जो है वो सिक्के बनाएं और अपना कानून चलाएं। इसके अलावा तो निजाम नहीं अच्छा हो सकता। मेरा ख्याल है कि अब की दफा आईने पाकिस्तान को ट्राई कर ले। ठीक है न्याजी साहब, निज़ाम अच्छा नहीं मिला आपको, सेक्रेटरी इतलात भी अच्छा नहीं मिला, आपने वो फारिग किए जनाब जो अहमद जवाद साहब थे, आज उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, बुनियादी रुकनियत से महरूम कर दिया गया। फिर नूर आलम साहब हैं, उनको आपने, वो एक डिसेंटिंग वॉइस पार्टी के अंदर उठती है, उन्हें पीएससी की रुकनियत से महरूम कर दिया जाता है। अभी निज़ाम पे सवाल उठना शुरू हो गया, यानी जो चीज़ आपको मुवाफिक नहीं लगती है कहते हैं सब कुछ हटा दें, ख़त्म कर दें। क्या किस तरह का माहौल आपको चाहिए, किस तरह का आइडियल आपको एनवायरनमेंट चाहिए कि आप अच्छा डिलीवर कर जाएं पाकिस्तान के लिए? समर, पहली तो बात है कि डिसिप्लिन के ऊपर कभी भी कोई भी पार्टी, मैं समझता हूँ उसको कंप्रोमाइज करना ही नहीं चाहिए। अगर किसी को इख्तलाफ है, बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह इख्तलाफ करे, लेकिन बातों को मीडिया ट्रोलिंग के लिए जो है वो किसी पार्टी का या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर 1.5 ईंट की उसको मस्जिद बनानी है तो जाके बनाए, हमने कोई इतराज नहीं किया। इसलिए अगर उस पर अगर पार्टी एक्शन लेती है तो चाय की प्याली में तूफान उठाने से मेरे ख्याल में मीडिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि किसी के आने या जाने से पार्टियां नहीं टूटा करती। ये तो खुद सारे मेरी अपोजिशन पार्टी भी मानेगी। बात असल चीज होती है कि नजरिया सोच जिसको हम लेके चल रहे हैं उस पे हम कायम हैं, और उसके लिए हम अपनी जदोजहद जो है, कई दहाइयों से ये दोनों पार्टियां मतलब हुकूमतें करती रही हैं, उन्होंने देखा कि कोई ऐसा इदारा हमें बता देना जिसके ऊपर आप फख्र कर सकें कि माशाल्लाह ये इदारा था जिसको हम बहुत अच्छा छोड़ के गए। डिसिप्लिन की आप बात करें, डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। वो आमिर लियाकत साहब के ऐसे ऐसे बयान आते हैं पार्टी लीडरशिप के खिलाफ, खान साहब के हवाले से भी, उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं हुआ, चूंकि वो मेंबर है असेंबली के, कौमी असेंबली के, जहाँ पे नंबर बड़ा शॉर्ट है, नंबर बड़ा कम है, वहाँ आप एक्शन नहीं लेते जहाँ आपको और समर अभी गवर्नर सरवर साहब ने भी कह दिया जी। मेरी बात सुने ना समर, तो देखिए पार्टी के अपना एक सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम है। आपका क्या ख्याल है कि किसी को बेलगाम तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज है सिस्टम आपका पार्टी का भी। प्रिविलेज है, देखो प्रिविलेज है ना। हमने कहा है कि किसी को इतराज है तो जाए अपनी पॉलिटिक्स करे, करना प्रिविलेज वही कह रहा हूँ, गैर मुंतखब बंदे पे अप्लाई होती है, जो मुंतखब बंदा उस पर इतनी ज्यादा अप्लाई नहीं होती। हर बंदे पे अप्लाई होनी चाहिए, मेरा जाती जो मेरी राय है ना। कोई भी मैं समझता हूँ कि ये कोई पार्टी है, कोई मजाक तो नहीं है ना। अगर किसी को इतराज है कोई बातों पे, उसको समझता है कि मेरे जो इख्तलाफात हैं, जाए वो अपना काम करे और अपने मुताबिक पॉलिटिक्स करे।
हम अपने मुताबिक चलेंगे, चलते रहेंगे। देखिए इमरान खान साहब तो है ही डिक्टेटर, ये सही न्याजी साहब कह रहे हैं, ये तो शो करता है कि फैशिस्ट पार्टी लीडर है। वो कहता है कि जो मेरे बात से इतराज करेगा यही कल्चर नून लीग के अंदर भी है, यही कल्चर बाकी जमातों के अंदर भी है। हमारी तो पार्टी में ये कल्चर बिल्कुल नहीं है माशाल्लाह, हमारी पार्टी में बिल्कुल ये कल्चर नहीं है। कब कल्चर नहीं है? आप तो बात ही नहीं कर सकते। आप समझ में एक बात करना चाह रही हूँ कि गवर्नर सरवर साहब ने आज एक बयान दिया और बयान में उन्होंने कहा कि 3 वजीर आजम को लाने वाला मैं हूं। तो सबसे पहले तो मैं उनकी बात को बिल्कुल कंडेम करती हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो सवाए अभी तक वो बयान उनका हमने सुना नहीं है, कहीं एयर नहीं हुआ, उसको देखेंगे बाद में। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं पूरी दुनिया में, इन्हें टैक्स से एग्जम्पशन हासिल होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन पे भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। क्या ये लोग यहाँ से अपना कारोबार उठा के कहीं और ले जाने पे मजबूर तो नहीं हो जाएंगे? पाकिस्तान में नौकरियों का मसला तो नहीं पैदा हो जाएगा? बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, मिनी बजट में जो टैक्स एग्जम्पशंस ख़त्म की गई हैं उसमें एक जो शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है इन एग्जम्पशंस को ख़त्म करने से, वो है जी हमारी एक्सपोर्ट्स पर इसका बहुत ही मनफी असर पड़ सकता है। चूँकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो हैं तकरीबन 234 यूनिट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, इन पर भी जो टैक्स एग्जम्पशन थी सेल टैक्स की वो ख़त्म कर दी गई है और अब 17% सेल्स टैक्स जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को भी देना पड़ेगा, इन यूनिट्स को भी, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सेल्स टैक्स से इन्हें एग्जम्पशन हासिल होती है। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पर इसका कितना मनफी असर मुरतब होगा, जो जॉब मार्केट है कितनी वो मुतासिर होगी, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर उन्हें बेहतर माहौल नहीं मिलेगा सरमायाकारी का तो वो यहाँ से दूसरे ममालिक में चले जाएंगे, यहाँ से अपना कारोबार उठा के, ज़ाहिर उससे जॉब मार्केट पे असर पड़ेगा। इस पर हमें आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब आगा शाहिद मजीद साहब, साबिक DG कस्टम्स, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं असद ताहिर साहब, तर्जुमान FVR। हम FVR का मौक़िफ़ भी इस सारे मामले पर लेंगे। आगा शाहिद साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं, ज़रा बताइएगा कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में ये बिल्कुल इन्हें टैक्स से एग्जम्पशन हासिल होती है, लेकिन पाकिस्तान में मिनी बजट के अंदर इन पर जो एग्जम्पशन थी वो ख़त्म कर ली गई है। इससे क्या किस तरह का मनफी असर पड़ेगा हमारी एक्सपोर्ट्स पर और जॉब मार्केट पर? देखिए जी, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है ये पिछले सदी के अवाइल या उसके फर्स्ट क्वार्टर के बाद जो है ये इसका आगाज़ हुआ और सिंगापुर, हांगकांग और उसके बाद 70 की दहाई में दुबई की जो पोर्ट है वो ड्यूटी फ्री पोर्ट और ड्यूटी फ्री एरियाज़ के लिहाज से आगे बढ़ी और उन्होंने अपनी जो एक्सपोर्ट्स है उनको बढ़ाने के लिए और लोकल जॉब्स क्रिएट करने के लिए और लोकल टेक्नोलॉजी को लाने के लिए ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का जो है वो कॉन्सेप्ट अपनाया। दुनिया भर में तमाम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो हैं उनके ऊपर ना ही किसी किस्म का कोई टैक्स लगता है, ना ही किसी किस्म का कोई कस्टम ड्यूटी लगती है। और जब ये 1981 में पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी का ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद उसका रूल्स बने तो उस पे इस चीज़ को प्रोटेक्शन दी गई कि इनके ऊपर किसी भी किस्म का इंपोर्ट के ऊपर और यहाँ से एक्सपोर्ट के ऊपर किसी किस्म का भी कोई टैक्स या कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उसके तहत, उस अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की और यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी आई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हुए। अब ऑल ऑफ ए सडन आपने वहाँ सेल्स टैक्स लगा दिया है और उससे बिल्कुल जो पूरी स्कीम है वो उसका टोटल अफादियत ख़त्म होकर रह जाएगी और तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि यहाँ कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स एग्जाम्पल रहेगी वो अब इससे डिस्टर्ब हो गए हैं। एंड आजकल के दौर में जबकि हमें अपनी दो ही इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क के, एक है जॉब क्रिएशन और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसको हमने किस तरह मीटअप करना है। ठीक है जनाब असद ताहिर साहब, ज़रा इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, बताइएगा कि ये जो मामला है
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स पूरी दुनिया के अंदर उन्हें टैक्स से एग्जम्पशन दी जाती है, और जो सवाल शाहिद साहब ने उठाया कि इसमें क्या मंतक है कि उनसे आप टैक्स लेंगे फिर एक हफ्ते बाद वापस कर देंगे, फिर लेने का मकसद ही क्या? लोगों का सरमाया है वो फंस जाता है, हफ्ते के लिए फंसे, 2 हफ्ते के लिए फंसे, या फिर टाइम हमेशा पाकिस्तान में ज़्यादा ही लगता है। कैसे मेक श्योर करेंगे कि हफ्ते के अंदर उन्हें रिफंड हो जाए जो उनका टैक्स आपने डिडक्ट किया है? जी समर, बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए। मैंने गुफ्तगू सुनी अपने मोहतरम हमारे जो अपने साथी बुलाए हुए हैं, और उन्होंने EPZs का मौक़िफ़ पेश किया। हमारा जो रैशनल है इस मिनी बजट के अंदर, जिसको आप मिनी बजट कह रहे हैं, हम इसको मिनी बजट नहीं कहते, हम इसको टैक्स रिफॉर्म्स कह रहे हैं, जो गुज़श्ता 5-6 दहाइयों से सेल्स टैक्स के अंदर और डिफरेंट एग्जम्पशंस के कवर में बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स जो थे वो इनको इस्तेमाल करते आए हैं। इसके अंदर EPZs भी गुज़श्ता 4 दहाइयों से ये सेल्स टैक्स से और दीगर टैक्सेस से एग्जेम्प्ट थे। हमारा इस इनिशिएटिव के पीछे जो रैशनल है गवर्नमेंट का और FBR का, वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी है। हम ये चाहते हैं कि ये इंपोर्ट स्टेज पे या अपने यूनिट को ऑपरेशनल करते हुए अगर प्लांट एंड मशीनरी ले आते हैं, रॉ मटेरियल ले आते हैं, तो उस पे ये हमें सेल्स टैक्स देंगे स्ट्रेट अवे, जो इनको एक्सपोर्ट के सूरत में, चूंकि नेचुरली ये EPZ के अंदर बैठ के जो कुछ प्रोड्यूस करेंगे इन्होंने एक्सपोर्ट करना है, और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 0 रेटेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं। तो जो इनसे हम इनपुट स्टेज पे लेंगे, इंपोर्ट स्टेज पे या रॉ मटेरियल या प्लांट एंड मशीनरी पे सेल्स टैक्स, वो उनको वापस कर दिया जाएगा। तो इस पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन असद साहब, ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये जो आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं सर, ये रैशनल जो आप बयान कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन वाला, ये जो मैं इस पे थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा इस पे। मैं क्विकली ज़रा इनसे इस पे रिस्पॉन्स इनका ले लूँ ज़रा, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ आगा साहब। तो असद साहब, ये जो आप ले रहे हैं इनसे डॉक्यूमेंटेशन की आप बात कर रहे हैं कि ये रैशनल है इसमें, तो ये जो जितने भी हमारे EPZs हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो तो होते हैं, इससे एग्जम्प्टेड होते हैं, यानी कि वो तो पाकिस्तानी टेरिटरी का हिस्सा ही नहीं है एक्सपोर्ट के लिए। तो फिर उसमें जरा उनकी एक एक चीज उनकी डॉक्यूमेंटेड होती है सर, उनकी एक एक चीज पहले ही डॉक्यूमेंटेड होती है, फिर आपने क्या डॉक्यूमेंट करना है? एग्जांपल्स दे सकता हूँ जहाँ पे बहुत सारे हमारे जो लीगल पर्सन थे या इंडिविजुअल थे जो EPZs में ऑपरेट कर रहे थे, वो NTN भी नहीं उन्होंने लिया हुआ, और उन्होंने नेशनल टैक्स नंबर न लेने की तौजी एक सिंध हाई कोर्ट की कोई रिट कोर्ट की हुई है कि जी हमें वहां से कोर्ट से रिलीफ मिला था। अब मुझे ये बताएं कि एक ऐसा प्लेयर जो आपकी टेरिटरी में प्रोडक्शन में जा रहा है, वहां से एक्सपोर्ट्स में जाना चाहता है, वो नेशनल टैक्स नंबर तक नहीं ले रहा। और अगर साहब के इल्म में होगा कि 2.5 अरब रुपए की FIR कस्टम्स में, ऐसे ही हमारे मोहतरम ऐसे इंडिविजुअल्स जो EPZs में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वो जिस पर्पस के लिए इंपोर्ट, ये कितना ये 234 यूनिट्स जो है वो मैंने वेबसाइट पे देखे हैं जो रजिस्टर्ड, इनमें से कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी तक NTN नहीं लिया? असद साहब, ये नंबर कितना है, कितने यूनिट्स हैं जिन्होंने NTN नहीं लिया? एक एक करके जवाब देना चाहूंगा। देखें, गुजारिश ये है कि आगा साहब के इल्म में है कि हम जब रिफंड फास्टर के जरिए करते हैं तो ये हफ्ता 10 दिन भी लंबी आपने बात की, ये 48 आवर्स टू 72 आवर्स के अंदर फास्टर में इनके रिफंड्स प्रोसेस हो जाते हैं। तो जब इनको हम ये यकीन दहानी करवाना चाहते हैं और यकीन दिला चुके हैं कि आपसे इनपुट स्टेज पे जो हम कलेक्ट करेंगे वो आपको उसकी करस्पॉन्डिंग जितनी आप एक्सपोर्ट्स दिखाएंगे उस पे आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। तो इस पे एतराज वाली क्या बात है? ठीक है आगा साहब, लॉजिक के मंतक मुझे समझा दें। जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ सर एतराज़ क्या है सर, मैं आपको बताता हूँ। मैं समर, इन्होंने पहले कहा मेरे मोहतरम दोस्त ने कि डॉक्यूमेंटेशन इज़ द फर्स्ट एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टैक्स रिफॉर्म्स। ये कह रहे हैं कि मिनी बजट नहीं है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं। बिल्कुल टैक्स रिफॉर्म्स हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पर हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सर, जिस दिन आप ये सोचते हैं कि आपने EPZ में एक यूनिट लगाना है और आप अपनी कार में बैठ के EPZ के गेट पे जाते हैं, तो समर उस दिन से आपकी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाती है। मुझे ज़रा मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। आपकी गाड़ी जैसे एंटर होती है उसका नंबर रिकॉर्ड होता है, आपने एप्लीकेशन दी, आपको परमिशन दी और आपको परमिशन रिकॉर्डेड दी जाती है।
उसके बाद आपकी हर चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी परमिशन टू इंपोर्ट, परमिशन टू एक्सपोर्ट भी डॉक्यूमेंटेड है। ये किसी और यूनिट के साथ पाकिस्तान में हरगिज़ नहीं है कि जिसकी परमिशन टू इंपोर्ट, परमिशन टू एक्सपोर्ट भी डॉक्यूमेंटेड है बिफोर दिस के वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की जाए। नंबर एक, आप एक यूनिट बिजली वहां जलाते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड है। आपका 1 गैलन पानी जो आप कंज्यूम करते हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड है। इसका मतलब यह है कि आप उनका कैपिटल स्टॉप कर देंगे। इज इट ए प्यूनिटिव एक्शन टेकन बाय द एफबीआर और द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान? समर, मेरा यह ख्याल है कि यह पर्टिकुलर एक्शन सिर्फ और सिर्फ किसी अनजान से हो गया है। इस पे शायद कस्टम विंग से मशवरा नहीं किया गया। ये जिसने भी इशू किया है या मेरे मोहतरम दोस्त, उनको ईपीजी के कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। असद साहब को शायद इसका कॉन्सेप्चुअली नहीं पता कि यहाँ तो एक एक ड्रॉप जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। इस पे आपने और मजीद क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है? अगर वहां पर किसी तरह के टैक्स की इनके बारे में कोई ऑब्जर्वेशन है कि इनकम टैक्स नहीं लिया जा रहा, तो आप अपनी इन्फोर्समेंट एनफोर्समेंट आप वहां कीजिए, आप उनसे टैक्स लीजिए जो कि इनकम टैक्स की हद तक। चले, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे आगा साहब जी, असद साहब कंक्लूड कीजिएगा। और मेरा सवाल आपसे ये भी है कि इस तरह अगर इंसेंटिव नहीं दिए जाएंगे तो लोग यहाँ जो सरमायाकार हैं वो यहाँ से सरमाया उठा के यहाँ से चले जाएंगे, जबल अली फ्री जोन में चले जाएंगे, चिटागोंग में चले जाएंगे और बहुत सारे फ्री जोन से वहाँ चले जाएंगे। जी सर, रिस्पॉन्ड कर दें। जी कंक्लूड कर दें। लेट मी ऐड यू वन थिंग। मैं विदाउट नेमिंग ए यूनिट सर, असद मुझे 1 मिनट दीजिएगा। विदाउट नेमिंग ए यूनिट और सम ऑफ द यूनिट्स, those units which were planning their expansion, they have stopped it, and I know it. I should not be naming anybody कि there is a unit जिसकी वजह से 500 jobs create होने थे, वो उन्होंने इसको halt कर दिया है। सर, यहाँ पर जो foreign investments आए हुए हैं सर, उनके जो हमारे laborers हैं, उनको जो privileges देती हैं वो पाकिस्तान के laborer को नहीं मिलती हैं। ये एक it will be a huge loss to the employment. ठीक है, and पॉइंट ऑफ व्यू आगे सर somebody should sit down and listen to it. ठीक है, असद साहब रिस्पॉन्ड कीजिएगा जी क्विकली। सर, दो चीजें मैं बड़ी वाज़ेह करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये कहना मेरे मोहतरम दोस्त का कि ये कोई इनएडवर्टेंट कोई मिस्टेक हो गई है या इस पहलू को स्टडी नहीं किया गया। हमारी पॉलिसी विंग ने हमारे जो 2 रीजनल कंपेटिटर हैं एक्सपोर्ट्स के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी, वो इंडियन इकोनॉमी है, बांग्लादेशी इकोनॉमी है, उन दोनों की ईपीजीज के मॉडल को स्टडी किया गया है। वहाँ वैट या सेल्स टैक्स से ईपीजीज को कोई एग्जम्पशन हासिल नहीं है। हमने उन दोनों के मॉडल्स को देखा है और इस पे बहुत सारा टाइम लगा है इस ईपीजी के रिजीम को टैक्सेशन के अंदर लाने के लिए। इट हैज बीन ए विलफुल, डेलिब्रेटेड एंड ए वेल थॉट आउट प्रोसेस जिससे इनको गुजार के हम लाए हैं। अरबों रुपए की लीकेज जो है उसको हम किसी भी सूरत में उस पे जो है पहलू तही हम नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। हमने सिर्फ ये कहा कि आप इनपुट स्टेज पे, इंपोर्ट स्टेज समर, इनसे पूछिएगा कि लीकेज कैसे हो रही है, कहाँ पे? हमें आप एक्सपोर्ट पे उसके क्रॉसपॉन्डेंट, अगर आपने 100 रुपए की एक चीज ली है उसको आप 110 पे जब एक्सपोर्ट करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका असद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और आगा साहब आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यकीनी तौर पर जो लीकेजेस हैं अगर कहीं पे हैं तो वो जिम्मेदारी एफबीआर की उन लीकेजेस को रोकना। पैसे की जो टैक्स की लीकेजेस हो रही हैं, जो यूनिट्स रजिस्टर्ड नहीं है एनटीएन पे, उनको रजिस्टर भी करें, लेकिन सारों को एक ही लाठी से हाँकना मेरा से ये सरमायाकार को किसी भी सूरत में इनकरेज नहीं करेगा अपने यूनिट्स को एक्सपैंड करने में, मजीद सरमायाकारी लाने में, बल्कि वो लोग यहाँ से डिस्करेज होकर अपना जो कारोबार है, सरमाया, उसे वाइंड अप करके कहीं और जाके किसी बेहतर जगह पे वो लगा सकते हैं। इस पर गवर्नमेंट को रीथिंक करना होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का फ़लसफ़ा बिलाखिर हमें अमलन कहीं अप्लाई होता नज़र आ गया गवर्नमेंट के अंदर। बातों की ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। इमरान खान साहब ने बिलाखिर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब के फ़लसफ़े पर अमल दरामद किसी एक जगह पर कर ही दिया। पिछले 3.5 साल से हुकूमत में बिल्कुल भी निजकारी जो है वो नहीं हो सकी थी किसी भी किस्म की, और अब सलीम अहमद साहब को गवर्नमेंट ने तैनात किया है चेयरमैन निजकारी कमीशन,
और इन्हें वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियां सोमरो साहब, जिनके पास निजकारी कमीशन के चेयरमैन का चार्ज भी था, उनकी जगह पर निजकारी कमीशन का चेयरमैन तैनात किया गया है, जो कि एक बेहतर फैसला है, एक मुनासिब फैसला गवर्नमेंट की तरफ से सामने आया है, एक प्रोफेशनल को एक अहम जिम्मेदारी देना। और सलीम अहमद साहब जो हैं ये फाइनेंस और सरमायाकारी में वसी तजुर्बा रखते हैं और ये चोटी के आलमी बैंकों और सरमायाकारी फंड्स जिनमें मॉर्गन स्टैनले, फंड्स ऑफ जेपी मॉर्गन, क्रेडिट स्विस और सिटी के साथ ये काम कर चुके हैं, न्यूयॉर्क में, लंदन में, हांगकांग में और कराची में। और ये 25 साल का ये वसी तजुर्बा रखते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से भी उनका एक नुमायाँ किरदार रहा है और नौजवानों को बतौर ख़ास सरमायाकारी के शोबे की तरफ राग़ब करने के लिए इन्होंने बड़ा काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। जब ये चेयरमैन चेयरमैन ऑफ नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एट लम्स इन लाहौर और BUITEMS इन कोयटा, और इसके साथ साथ जो इनकी तैनाती है, तवक्को ये की जा रही है कि अब जो सरमायाकारी का रुका हुआ एक एजेंडा था वो आगे बढ़ेगा और इनकी जो इंटरनेशनल प्रोफाइल है सलीम अहमद साहब की, इंटरनेशनल जो कंपनीज के साथ इन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान के अंदर सरमाया लाएंगे और निजकारी का जो रुका हुआ एजेंडा है वो तेज़ होगा। और उम्मीद यही है कि दीगर शोबों के अंदर भी इमरान खान साहब इस तरह के टेक्निकल लोगों को, तजुर्बे के हामिल लोगों को लेकर आएंगे जो कि इदारा जाती परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे। आज की शो में इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।